Students, welcome back to the class of Hindi. And today, after understanding about संधि, अब हम देखने जा रहे हैं समास। तो संधि उसे कहते थे कि जिसमें दो स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते या तो दो स्वरों के मिलने से जिसमें किसी प्रकार का जो चेंजेस क्रिएट होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब समास, तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या तो संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करने की रचना विधि। अब निम्नलिखित उदाहरण के देखिए, राजा का कुमार सख्त बीमार था। राजकुमार सख्त बीमार था, तो यहां पर राजा का कुमार को जोड़कर क्या बना डाला, राजकुमार। उसका मिस राजा का कुमार का संक्षिप्त रूप बन गया राजकुमार। तो इस प्रकार से समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जब वे दो या तो अनेक पद एक हो जाते तब उसे समास होता है। समास होने के पूर्व पदों के रूप को समास विग्रह और समास होने के बाद बने संक्षिप्त रूप को समस्त पद या तो सामासिक पद कहते हैं। यानी समास होने के पूर्व पदों के रूप को समास विग्रह कहते हैं और समास होने के बाद बने संक्षिप्त रूप को समस्त पद या तो सामासिक पद कहते हैं। समास पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए इसका ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में भी यही चीज़ है समास को आइडेंटिफाई करने की, जो आपने बराबर, तो वहाँ पर भी जो समास हमने सीखे थे या तो हम सीखेंगे वही समास यहाँ पर भी है, हिंदी में भी। इसलिए इस चीज को बराबर ध्यान से समझना। तो सामासिक पद यानी जब सारे पद मिलकर एक हो जाते हैं तब उसे सामासिक पद कहते हैं। अब समास के भेद देखो, मुख्य भेद। तो हिंदी में समास के मुख्य 6 भेद है। अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास के और बहुव्रीहि समास। अब इसमें हम पहले अवयवी भाव समास को देखते हैं। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूं अवयवी भाव समास को आइडेंटिफाई करने की। एक तो इसमें कोई ना कोई अवयव आगे लगा हुआ रहता है। देखो इसमें क्या लिखा है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, ये प्रधान है या तो उपपद है, ये आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, जानेंगे तो बहुत अच्छा है। पहला पद प्रधान होना यानी वो मुख्य है और वह अवयव हो तो सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान प्रयोग होता है, तो इसलिए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अवयवी भाव का पूर्व पद अवयव होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, और उत्तर पद के मिल जाने के बाद समस्त पद अवयवी रहता है। यानी यथाशक्ति, ये खुद एक अवयव बन गया, इसलिए एक अवयवी भाव समास कहते हैं। अब इसका विग्रह कैसे होगा, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन तो दिन या प्रत्येक दिन, तो आपको विग्रह करने के लिए कोई नहीं पूछेगा, आपको खाली पूछेंगे समास पहचान कर उसका नाम लिखे, और आपको खाली नाम लिखने के यथाशक्ति पूछा गया तो अवयवी भाव समास। आजीवन तो जीवन भर अवयवी भाव समास, बराबर। और अवयवी भाव समास के कई उदाहरण आपको यहां पर दिए गए। आप अपनी बुक में यदि लिख कर रखेंगे तो एक रेडी रेकनर के रूप में आपको काम लगेगा कि आप जब भी चाहे आप इसको पढ़कर समास के बारे में अपना ज्ञान थोड़ा रिवीजन करके थोड़ा ज्ञान और पक्का कर सकते हैं। एक बात याद रखना कि अवयवी भाव समास में पहला पद हमेशा अवयव होता है। अब अवयव माने क्या, कि जो शब्द में किसी प्रकार का कोई व्यय न हो इसे हम अवयव कहते हैं। यथा है, मेरा आ है, तो फिर इसमें प्रति, इस प्रकार से कई हैं। तो और दूसरे साथ साथ देखो, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये फल हाथों हाथ बिक गए, या तो दुकान हाथों हाथ बिक गई, मकान हाथों हाथ बिक गए। देखो इसमें हाथों हाथ जो आया ये अवयवी भाव समास है, एक अवयव के रूप में काम करता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है।
बराबर। तो ये था अव्ययी भाव समास। आपको विग्रह करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले कई बार आपको बता देता हूँ कि आपको विग्रह करने के लिए पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछा गया तो निर्भय, तो भय के रहित, बेफायदा, फायदा के बिना, निर्विवाद, विवाद के बिना, प्रतिमास तो प्रत्येक मास, अकारण तो कारण के बिना। इस तरह से आप सीधा साधा एक उसका विग्रह भी कर सकते हैं। फिर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद, ये मैंने पहले ही कहा है कि समास माने क्या कि जिसमें दो या कम से कम दो या तो दो से अधिक पद होते हैं, इसलिए एक पद पूर्व पद होगा, दूसरा पद उत्तर पद होगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो था वो एक अवयव था। अब कर्मधारय समास में देखते हैं तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, यानी कि एक क्वालिफायर है और दूसरा क्वालिफाइड है। क्वालिफाई करने वाले को हम क्वालिफायर कहते हैं, या तो एग्जेक्टिव, यदि सीधी भाषा में समझे तो विशेषण मतलब एग्जेक्टिव इंग्लिश में। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, या तो पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास बनता है। और इस प्रकार इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब उपमेय माने जिसके साथ उसकी कंपैरिजन की जाती है वो, और उपमान माने जिसका कंपैरिजन होता है वो। अब यहां पर हम देखने जाए तो देखो, महापुरुष तो महान पुरुष, महा जो है आगे विशेषण है। पक्वान तो पक्व प्लस अन्न, तो यहाँ यानी प्लस प्लस आपको करना नहीं है, संधि नहीं छोड़नी है, लेकिन पक्व दो शब्द है, पक्व और अन्न, तो पक्वानन हुआ है और पक्व विशेषण है। एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, इसलिए इसे कर्मधारय समास के उदाहरण हम कहते हैं। प्रधानाद्वैत जिसमें आगे विशेषण है और पीछे विशेष्य है, तो वो भी कर्मधारय समास बनता है। और अभी दूसरी कुछ एक एग्जाम्पल है, पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण होता है। मान ले न्यायोचित, तो न्याय जो उचित है ऐसा। अब उचित यहां पर विशेषण का काम करता है, उत्तर पद विशेषण है, न्यायोचित। अध पका, देखो आधा पका, पका आप जानते हैं कि विशेषण है, पकवान हमने देखा तो उसमें पका हुआ जो शब्द है विशेषण है, लेकिन यहां पर विशेषण बाद में आया है, अध पका, अधमर, बराबर। तो ये जो पका यहां पर विशेषण पीछे आया है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल है कर्मधारय समास का। अब उपमेय उपमेन का संबंध, ये दोनों शब्द आप बराबर समझ देना। 10वीं कक्षा हम इसके गुजराती ग्रामर में आपको काम रख सकते हैं ऐसे। जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चरण कमल, तो ये समस्त पद का विग्रह कैसे होगा, चरण रूपी कमल। तो जिसकी तुलना की गई है, किसकी तुलना की गई है, चरण की। किसके साथ तुलना की गई है, कमल के साथ। तो यहां पर चरण जो है वो उपमेय है, कमल जो है वो उपमान है। स्त्री रत्न, स्त्री की तुलना की गई है किसके साथ, रत्न के साथ। देह की तुलना की गई है लता के साथ। नर की तुलना की गई है नरसिंह के साथ। तो ये उपमेय और उपमान का संबंध है। तो ऐसे उदाहरण सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब उसमें भी पहला पद उपमान हो ऐसे उदाहरण, तो राजीव लोचन, राजीव पहला पद उपमान है। अब उपमान माने क्या, जिसके साथ तुलना की गई है, याद रखना। उपमान माने जिसके साथ तुलना की गई है। अब राजीव, राजीव का मतलब आप समझते हो, शायद नहीं। राजीव मतलब कमल होता है, तो राजीव के समान लोचन वाले मीन्स कमल के समान लोचन वाले। प्राण प्रिय, तो प्राण के समान प्रिय। भुज दंड, भुज के समान दंड, दंड के समान भुजा, सॉरी, दंड के समान
भुजा। मृग लोचन, तो मृग के समान लोचन। तो आगे का पद जो है वो उपमान है। फिर जब पहला पद उपमान हो तो दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता है, इसकी कंपैरिजन की जाती है। और आपको विग्रह करने के लिए क्या कहा गया, दूसरे शब्द दिए गए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि विग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि विग्रह करने का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आपकी समझदारी के लिए आप कर सकते हैं। तो दुरात्मा, आत्मा की जो मैंने खराब आत्मा की जो खराब है, तो नील कमल, तो कमल के समान नील। नीलांबर, तो अंबर के जो नील के बराबर, नील जैसा है। का पुरुष। फिर क्रोधाग्नि, कैसी अग्नि, क्रोध के अग्नि के समान क्रोध। चंद्रमुख, तो कैसा मुख, चंद्र के समान मुख। तो इस तरह से आप विग्रह कर सकते। तो ये था कर्मधारय समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। तो इसमें दो चीज, आपको एक चीज खास याद रखने की है कि इसमें दो पद होते हैं। इसमें पहला पद या तो विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेषण होता है, या पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है, माने तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। तो भी ये या तो विशेषण यानी ऐड करता है, या तो तुलनात्मक संबंध होता है। तब ऐसे सामासिक पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ये दूसरे भाषा में समास आइडेंटिफिकेशन के संस्कृत और गुजराती में भी समास आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यही इसका मापन है, यही नॉर्म्स आपको याद रखने के। फिर द्विगु समास, तो जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक हो अथवा परिमाणवाचक विशेषण हो, या तो संख्या बताता हो या तो कोई परिमाण बताता हो, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिकाल, तो आगे देखो, त्रि माने तीन कालों का समूह। त्रिफला, तो त्रि माने तीन। पंचामृत, तो पंच। ये सारे देखते कि आप संख्यात्मक पद है। फिर उसी तरह से चौगुण, तो चौ माने चार। नवरात्र, तो नवरात्रियों का समूह। पंचनद, तो पंच नदियों का समूह। चतुष्कोण, चार कोणों वाला। चवन्नी, चार आनों का समाहार। मेरे तो ये सारे जो है आप देखते हैं आगे कि संख्यात्मक पद लगे हुए। तो ऐसा समास कि जिसमें आगे संख्यात्मक पद है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास नाम भी एक खुद समास है। द्विगु माने दो गाय, तो आगे द्वि माने दो। तो ये सारे जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। विग्रह करने के लिए फिर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समास को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाएंगे। और इसमें से कई एग्जाम्पल है कि जो आपको बैठे बैठे पूछते हैं। तो नवरत्न, नवरस, द्विगु जैसे मैंने बताया, अठन्नी, अठ लोना, फिर अष्टधातु, षडरस, ये सब त्रिकोना माने तीन कोनों वाला। तो ये सारे जो है द्विगु समास है। तो द्विगु समास माने जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो या तो कोई परिमाण बताता हो, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर द्वंद्व समास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। तो इस समास में समस्त पद के में दोनों पद प्रधान होते हैं और उसके विग्रह करने के लिए समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या का हम प्रयोग करते हैं। और इन दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे सत्य और असत्य, तो दोनों का समस्त पद हो गया सत्यासत्य। और इसमें दोनों पद समान है। तो द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, फिर समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। आप पहले हम इतरेतर द्वंद्व देखते हैं। आपको ये ज़्यादातर पूछा नहीं, लेकिन याद रखो तो बहुत अच्छी बात है कि किसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं, किसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, किसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। तो इस कोटि में समुच्चय बोधक और का लोप होता है। माने इतरेतर द्वंद्व में हम यदि विग्रह करें तो और बीच में आएगा। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, माता पिता, माता और पिता, गाय बैल, गाय और बैल,
राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो इसमें देखो हमने विग्रह करते समय और का प्रयोग किया है, तो इसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। फिर वैकल्पिक द्वंद्व, तो इसमें विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अवयव रहता है, या, वा, अथवा इसका प्रयोग होता है। मीन्स धर्माधर्म, तो धर्म या अधर्म, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत या थोड़ा, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, हाँ ना, हाँ या ना, मतलब कुछ कहते हैं ना, क्या वो हाँ ना करता था तो हाँ करता था या ना करता था, लाभालाभ, लाभ प्राप्त हुआ या अलाभ प्राप्त हुआ। तो जिसमें विकल्पिक वैकल्पिक शब्द से उसका विग्रह होता है, या, वा और अथवा से, तो उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। और तीसरा है समाहार द्वंद्व, जिस समास में उसके दोनों पदों के अतिरिक्त उसी तरह का कोई और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। माने दाल रोटी, तो दाल रोटी वगैरह। अभी मैंने कहा कि क्या खाते आप, तो दाल रोटी खाते, तो दाल रोटी का मतलब ये थोड़ी कि हम दाल रोटी ही खाते। खाने की जो दूसरी चीज़ें होती है, दाल रोटी के साथ साथ सब्जी भी हो सकती है, शायद अचार भी हो, मैडम। तो कहने का मतलब है कि दाल रोटी तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके उसके दूसरी चीज़ें भी उसमें आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बताते नहीं है कि हम खाने में दाल रोटी सब्जी चावल वगैरह लेते हैं, ऐसा नहीं, दाल रोटी खा लेते हैं भाई। तो दाल रोटी ये समाहार द्वंद्व हुआ। कपड़ा लता, अब कपड़ा लता में हर एक प्रकार के कपड़े आ गए मैंने। फिर सेठ साहूकार, तो हर एक प्रकार के सेठ साहूकार और धनी लोग आ गए। रुपया पैसा, तो रुपया पैसा में सब कुछ आ गया, गहने आदि जो कुछ दूसरी मिलकत है। तो ऐसे दो समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने योग्य वो है कि जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए, तब द्वंद्व न होकर कर्मधारय बन जाते हैं। क्योंकि कर्मधारय का पहला गुण, जैसे मैंने कहा कि वो विशेषण विशेष्य का संबंध बताता है, या तो दूसरे में किसी विशेषता का आरोपण करता है। तो अब उसमें मान लो एक है कि भाई भूखा प्यासा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लड़का भूखा प्यासा लड़का रो रहा है। तो यहाँ पर भूखा प्यासा, तो ये नहीं है कि ये भूखा लड़का रो रहा है या प्यासा लड़का रो रहा है। कहने का मतलब ये कि भूखा प्यासा लड़का रो रहा है, तो भूखा प्यासा यहाँ पर विशेषण है लड़के के लिए। अतः ये जो समास है वो कर्मधारय समास बनता है। तो इस तरह से जिस तरह से शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है, उस प्रकार से हम कभी कभी समास में थोड़ा बदलाव आ जाता है, तो उसको हम ध्यान देकर उसे हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से 4 समास आपको देखने के समझने के लिए आए, जिसमें अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो अवयवी भाव समास याद रखने की अच्छी सी खासी ट्रिक, आगे किसी न किसी प्रकार का अवयव होता है। कर्मधारय समास, दोनों पद न पहला पद और दूसरे पद के बीच में विशेषण विशेष्य का या तो उपमेय उपमान का कोई संबंध होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर हमने द्वंद्व देखा, तो द्वंद्व 3 प्रकार के द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इसमें ये समास की खासियत ये है कि दोनों पद समान प्रधान पद है, इसमें कोई प्रधान या तो गौण नहीं है, दोनों पद प्रधान है। और यदि हम और से इसका विग्रह करते हैं तो ये इतरेतर है, या वा अथवा से कर सकते हैं तो ये वैकल्पिक है, जिसमें कोई विकल्प दिया जाता है। और यदि इसमें समूह के वाचक कोई शब्द आता है, हम उसका प्रयोग करते हैं, तो ये समाहार द्वंद्व बनता है। और द्विगु समास की अच्छी खासी ट्रिक, आगे संख्यावाचक या तो परिमाण बोधक शब्द होता है। तो यहाँ पर समास के बारे में जो जानकारी मुझे आपको देनी थी वो यहाँ पर खत्म होती है। और अब परीक्षा के लिए मैं काफ़ी कुछ सामग्री आपको दे चुका हूँ। ये आप पर निर्भर रहता है कि मैं यहाँ से जो आपको भेज रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ, आप पढ़कर और सुनकर समझते हो या लिखते हो कि नहीं हो। इसलिए कृपा करके आप अपनी CW में जो सारी चीज़ें लिखने के लायक हो, प्लीज़ लिखते रहना और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना। ये मत सोचना कि चलो फिर इसी तरह से पास हो जाएंगे, पास हो भी गए
तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो कुछ भी आपको यहाँ से दिया जा रहा है, मेहरबानी करके सुनना, उसको पढ़ना, लिखना और बराबर समझना। थैंक यू।